नमस्कार, मैं संतोष कुमार आज आप सबों के बीच खबर सीमांचल के प्लेटफॉर्म पर एक नई भूमिका में। आइए आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाता हूं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। खबर सीमांचल के संस्थापक, साथ ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा नेता और एक प्रखर पत्रकार जो आप सबों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं, उनका नाम है हसन जावेद साहब। आइए मैं हसन जावेद साहब से पूछता हूं, आजकल चुनावी सरगर्मी चूँकि तेज है और एक भावी प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और इनका जनसंपर्क अभियान बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, इसलिए मैं इनसे जानना चाहूँगा कि साहब आपका स्वागत है। और साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये जनसंपर्क अभियान है वो किस तरह चल रहा है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं? शुक्रिया संतोष जी और बहुत बहुत बधाई इस नई भूमिका के लिए। जी। और हमने पहले ही वादा किया था कि कुछ हो ना हो एटलीस्ट बहादुरगंज की जनता या सीमांचल की जनता को पत्रकार बनाने में योगदान तो करेंगे, जो आगे चल कर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और असहाय और बेसहारा लोगों को न्याय दिलाने में मददगार साबित होंगे। तो थोड़ा सा असर आप पर भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, शुक्रिया। अब रही बात जनसंपर्क अभियान की बात, अब तक जो कुछ किए बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। युवाओं का बहुत ही ज़बरदस्त एक करंट है कि भाई एक युवा आया है तो उनका हमें साथ देना चाहिए। और एक युवा, ऐसा युवा जो आम आदमी का सपना देखता है और उस सपने के साथ वो कोरिलेट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर आज हसन आगे बढ़ेगा तो कल उनकी बारी है, उनके लिए भी संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। इस लिहाज से बहुत ही सम्मान मिल रहा है। दूसरी बात, जो हमारी सखी सहेलियां हैं, ख्वातीन और हजरात जिसको कहिए, उनका तो और ज़बरदस्त समर्थन हमको मिल रहा है। राह चलते हुए होटल में कल ही कहीं थे हम, तो वहाँ पे भी अब खुल करके जो एक कहते हैं ना कि एक पर्दगी जो होती थी, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ पे भी वो हसन को देखते हैं बिल्कुल एक तरह से एक कहते हैं कि बेस्ट विशेष है। हसन भाई, मैं ये चाहता हूँ कि जनसंपर्क अभियान के तहत जो आप घूमे हैं, कोई खास एक लम्हा, कोई खास एक अनुभव जो आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हो, जो लोग अनजान हैं अभी तक। बहादुरगंज विधानसभा का ये क्षेत्र जो है, आप जान रहे हैं कि चूँकि बहुत बुरे हालात से ये विधानसभा क्षेत्र गुजर रहा है, तो आपको कोई एक ऐसा वाकया, कोई एक ऐसी बातें जो आपको खास लगी हो दिल को? आप देखिए, जनसंपर्क अभियान के दौरान हम कई ऐसी जगह पर गए तो वहाँ तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ तो एमएलए एमपी जीत करके भी नहीं आते हैं और आप यहाँ आते हैं। उतना ही नहीं, मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता और वहाँ जाते हैं तो खबर सीमांचल का नेटवर्क ज़रूर होता है। एक बहुत दिलचस्प बात यह है। दूसरी बात, कई सक्सेस स्टोरी है इस जनसंपर्क अभियान के दौरान। हम जनसंपर्क अभियान के दौरान आम आदमी के मुद्दों को उठाने की कोशिश की और उसके ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश की है कि हम भी अगर दावेदारी करें तो आप हमें सहयोग करेंगे या नहीं। ठीक है, एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया है और आइडिया था। तो अब हाल ही में हमने एक एजुकेशन को लेकर के एक आइडिया दिया था कि अगर हमें मौका मिले तो धानगढ़ा मिडिल स्कूल टाइप का एक हम आपको हर पंचायत में स्कूल देंगे। इस पर हमने एक स्टोरी की थी। वो स्टोरी किशनगंज डीएम ने देखने के बाद उसमें सभी टीचरों को बुला करके कहा गया कि हर ब्लॉक से 5-5 स्कूल इस तरह का डेवलप किया जाए। इस तरह के 4 स्कूल ज़िले में हैं, जिनमें बैरागी झार है, धानगढ़ा चारगड़िया है, गरगांव है, उसके बाद मोहरमारी है। इसके लेवल के स्कूल बनाने के बारे में डीएम ने आदेश जारी कर दिया और स्पेशल फंड एलोकेट कर दिया। तो एक सक्सेस स्टोरी ये है। जहाँ जहाँ हम गए, मौजूदा विधायक मैक्सिमम जगहों पर सड़कें बनवाने का काम शुरू किए, शिलान्यास नहीं, अभी बनवाना तो उन्होंने शिलान्यास का शुरू कर दिया है, लेकिन उम्मीद तो लोगों में जगी। सही बात कि अगर एक अच्छा आदमी, एक अच्छा विपक्ष अगर हो तो काम अपने आप स्पीड अप पकड़ेगा। तो यह है, मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू हमने आपको एक अपना जनसंपर्क अभियान चलिए। और इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टिकट की दावेदारी कर चुके हैं, अपने पार्टी ज्वाइन किया है, और चूँकि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं ये प्रश्न मेरा बन जाता है कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं कि क्या योगदान दिया है आपने पार्टी को, और ऐसा क्या खासियत है आप में कि पार्टी आपको ही टिकट दे? ऐसी कोई बात? जी। बेहद दिलचस्प बात यह है कि मेरे पार्टी ज्वाइन करने से पहले
यहाँ के कार्यकर्ता ऑनलाइन ऑफलाइन ये लिखते थे कि सदर साहब बहादुरगंज में भी इस बार चुनाव लड़ने की ज़रूरत है, एमआईएम से यहाँ पे उम्मीदवार उतारने की ज़रूरत है। मेरी एंट्री के बाद ये मिथक टूटा है जी। ठीक है। दूसरी बात, एआईएमआईएम यहाँ पे बहुत ही मजबूत और ज़ोरदार विकल्प है, ये मैंने आपको इस्टेब्लिश करके दिया है। यहाँ के जो बुजुर्ग वोटर हैं, जो डिसाइडिंग वोटर हैं, वो इस बार बदल रहे हैं, उनका मूड बदलाव का है ठीक है, वो एमआईएम के साथ है, ये मैंने बताया आपको। मेरा नारा, मेरा जो थीम है, बदलाव मुमकिन है, ये बहुत पुराना हमारा नारा है। इनके साथ आज लोग आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये कहिए कि बदलाव उनका भी नारा है जिनके साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं ठीक है। और एक चीज़ हमने ये बताया कि एमआईएम वैकल्पिक राजनीति करने आई है, यानी अल्टरनेट पॉलिटिक्स करने के लिए आई है। बीजेपी कांग्रेस के इतर भी राजनीति संभव है, और बदलाव तभी संभव है जब हम एक वैकल्पिक पार्टी का साथ चलें। तो ये हमने इस्टेब्लिश किया, और कोई कैंडिडेट ये चीज़ नहीं किया, और ये मिल करके एक वेब क्रिएट किया। इस वेब का, हाँ, बदहाली सबसे बड़ा मुद्दा है, ये भी हमने इस्टेब्लिश किया। नहीं तो लोग अमूमन ये सोचते थे कि एमआईएम है तो ये जाति धर्म मजहब आरएसएस बीजेपी की बात करेगी। हमारे विधानसभा क्षेत्र बहादुरगंज में एटलीस्ट इस तरह का कोई मामला अभी तक पोलराइजेशन का मामला नहीं आया है। डेवलपमेंट सेंट्रिक मुद्दा है। मौजूदा विधायक की बदहाली को हमने दिखा करके उनके प्रति जो रोष होना चाहिए एक वोटर का, 16 साल की जो खाई है, वो हमने आपको दिखाया। तो इस लिहाज से मेरी दावेदारी जो है और कैंडिडेट के मुकाबले में ज़्यादा है। दूसरी बात, जब हम आपकी इस सोच को आगे लेकर के जा सकते हैं, इसका मतलब है कि एक वेब क्रिएट कर सकते हैं। बहादुरगंज में चुनाव न टाका के बल पर जीत सकते हैं आप, ना ही मैनेजमेंट के बल पर जीत सकते हैं। यहाँ एक वेब के थ्रू चुनाव जीती जा सकती है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और वेब, यहाँ कई तरह के वेब हैं, जब सारे वेब मिल करके एक वेब होंगे तभी चुनाव जीत सकते हैं। तो मुझे इस आइडिया पर एक अच्छा सा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं इसी क्रम में आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आप देख रहे हैं कि पार्टी जो है वो इस स्थिति में है कि अभी वो घोषणा नहीं कर पा रही है अपनी उम्मीदवारी की। बहुत सारे लोगों के चर्चे चल रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? पार्टी अभी क्यों घोषणा नहीं कर रही है, अभी उनको इस देरी क्यों लग रही है? आप इसमें अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, इस बात को लेकर के जो है ना, फील्ड में तो एक अलग अलग रिएक्शन है, परसेप्शन है, लेकिन मेरा जो एक जर्नलिस्टिक अप्रोच है, जो भी रीजनल पार्टियां होती है ना, तो वो बड़ी पार्टियों की जो एक रणनीति होती है उसको आधार मान करके फिर अपनी रणनीति का खुलासा करती है, ठीक है ना, या हथकंडे तर्कश का इस्तेमाल करती है। तो ऐसा भी हो सकता है, बाकी और बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन ये बात सच है कि डिले काफ़ी हो रहा है। इससे लोग जो है ना फील्ड में बड़ा परेशान है। सारे लोग यही कहते हैं कि भाई टिकट लेकर के आइए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी का मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अभी बाजार में प्रत्येक रोज एक नई अफवाह जन्म ले लेती है, और लोग खरीद बिक्री की बातें भी कह रहे हैं कि जो टिकट का जो बंटवारा है वो खरीद बिक्री के आधार पर किया जाएगा। आप इसको किस रूप से देखते हैं? आपकी पार्टी को क्या एंगल, आप किस एंगल से आप इसको देखते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है कि एआईएमआईएम में इस तरह की कोई बात नहीं होती है, या फिर एक ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो फील्ड वर्क का जो एक्सपीरियंस है, जो अब तक हमने ऑब्ज़र्व किया है, जनता ये बात कह रही है, वो इस तरह की बातें कह रही है, इन बातों को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि 10 बोले तो खुदा बोले वाली बात है। अब लेकिन इन बातों को सच होने में लंबा वक्त लग सकता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा है। और हम अपने जितने फॉलोअर हैं, पार्टी के फॉलोअर हैं, उनको ये एश्योरेंस दिलाना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, इनको आप महज एक अफवाही मान करके चलें, ठीक है ना। चलिए, हाँ, एक बात ये है, इस तरह की जब अफवाहें हैं तो पार्टियां अपना रिएक्शन देती है। तो आप अगर रिएक्शन पार्टी अगर नहीं दिए तो हो सकता है कि उनके अफवाहों को बल मिल रहा होगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे पार्टी आला कमान से कि इस अफवाहों को, राजनीतिक मैदान में कूद पड़े हैं, तो साहब ऐसा नहीं लगता है कि इन रानियों के बीच में एक नौकरानी जी जो हैं वो आकर के महारानी बनना चाह रही हैं? देखिए, महारानी बनने का कोई ऐसा शौक़ नहीं है ना, महाराजा बनने का शौक़ है। हम ज़मीन के लोग हैं, ज़मीन में ही रहना चाहते हैं। लेकिन इलाके की जो बदहाली है ना, ये देखा नहीं जा रहा है। आज के दिन में भी लोग सड़क के बगैर शादी से महरूम हैं, लोग दवाई इलाज कराने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अनाज घर में पड़ा हुआ बाज़ार में बेच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लोग चचरीपुर पर चलते हैं, यहाँ के विधायक हेलीकॉप्टर पर अपना बारात जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और एक पत्रकार है तो उनको इन चीज़ों का जो है ना एक बढ़िया नज़रिया रहता है, और उनको इन क्राइसिस को फेस करने का या फिर डेवलपमेंट करने का एक आइडिया भी रहता है, और कहाँ से कैसे काम हो सकता है ये किया जा सकता है।
तो इस लिहाज से कैसे फेस करेंगे आप? तो चूंकि इलेक्शन में आप देखते हैं कि पैसा काम कर रहा है, आप चूंकि पत्रकार रहे हैं, शुद्ध विशुद्ध पैसा पर आपका जीवन यापन हो रहा है, कैसे आप फेस कर पाएंगे इन लोगों को इतने बड़े भंवर में, इतने बड़े मगरमच्छ के बीच में? देखिए, अगर राजनीति ऐसी ही करनी है तो मैं भी, अगर कोई अंबानी बन के अगर पार्टी में है या आ रहा है, तो मैं भी अडानी हूँ। ये बड़ा क्लियर कंसेप्ट है मेरे तरफ से, सारे लोग मान लें। मैं कोई बीपीएल नहीं हूँ इस लिहाज से, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते या फिर एक क्षेत्र का बेटा होने के नाते मैं जनता के पैसे से चुनाव लड़ूंगा और जनता को काम करके कर्ज अदा करूंगा, ये मेरा है। मैं वो फालतू की राजनीति करने नहीं आया, इसलिए मेरा ड्रेस भी अब भी पत्रकार वाली है, नेता वाली नहीं है। ठीक है ना? आपने कहा क्षेत्र का आप बेटा हैं, अक्सर बहादुरगंज के गलियों में चर्चाएं होती है जब से आप जनसंपर्क अभियान चालू किए हैं, कि लोग कहते हैं कि आप तो कोचाधामन प्रखंड से आते हैं, आप बहादुरगंज आकर के राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कोचाधामन छोड़ के आप बहादुरगंज आ गए? हम अपने टैलेंट पर वोट मांगते हैं, ठीक है ना? कोई जाति समीकरण या फलाना ढिमकाना करके नहीं, या पैसा दे करके नहीं। आपको लगता है कि मेरा टैलेंट आपको जस्टिस दिला सकता है, डेवलपमेंट के रास्ते पर चला सकता है, तो आप हमें चूज़ कीजिए। नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। क्षेत्र का मुद्दा ये कोई क्षेत्रवाद का मुद्दा नहीं है। मैं आज से नहीं, सालों से यहाँ पे हूँ। दूसरी बात, तस्लीमुद्दीन साहब कहाँ गए थे? आपने उनको सांसद बनाया। एमजे अकबर कहाँ गए थे? कोई रिश्तेदार थे आपके? उनको भी सांसद बनाया। आपने मौलाना साहब को हरा करके, शहाबुद्दीन से लेकर के तस्लीमुद्दीन साहब, सैयद शाहनवाज हुसैन को, एमजे अकबर, सैयद शाहनवाज हुसैन तक को जिताया। ये कौन थे? हम तो भाई आप ही के यहाँ हैं, रसल हाई स्कूल में पढ़े, बहादुरगंज में जिए, है ना? मेरे फादर भी आप ही के ब्लॉक में पोस्टेड थे। सारी चीज़ें तो हमारी यहीं से, हम अलग कहाँ हैं? तो है नहीं। तो इसलिए बहादुरगंज में किन का मकान नहीं है? मेरा भी है, ठीक है ना? चलिए, अगर कैसे हुआ? दूसरी बात जी, कि तस्लीमुद्दीन को जब आप जिता सकते हो तो हम तो भाई है। दूसरी बात, हाँ, तोर घर यहाँ तो ब्याह को नहीं करो, कन्या बोले मुख वहाँ कर चाहिए। तो इस मामले में फिर आपको ये होना चाहिए ना, वोट देने में अगर आपत्ति है तो फिर तो आप, चलिए, आप चूंकि बहादुरगंज विधानसभा की बात है और बहादुरगंज की बदहाली से सभी लोग जानकारी रखते हैं। मैंने पहुंचाई सब लोगों तक ये बात। जी, आपने आपका योगदान है जी, इसके लिए आपका शुक्रिया। और लेकिन मेरा ये प्रश्न है आपसे कि पिछले 3 जो कार्यकाल रहे हैं मौजूदा विधायक के, अगर इन 3 कार्यकाल का आपको मौका मिला रहता, अगर उनके जगह पर आप विधायक रहते, तो बहादुरगंज की क्या स्थिति रहती? एटलीस्ट बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, या फिर उसमें मैं ये ऐड कर देता हूँ कि फिर आगामी जो 5 वर्ष आपको मिलता है, तो उन 5 वर्ष में आप क्या कर लेंगे? अब ये दोनों बातें देखिए, बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पानी, इन चीज़ों को बिल्कुल एकदम आप आत्मनिर्भर होंगे। गाँव की सड़कें पक्की होंगी, कीचड़ से आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है? रोज़गार के लिए जो आप प्रदेश जाते हैं, जिसको पलायन कहते हैं, ये बहुत दर्दनाक चीज़ है। मतलब जिसके परिवार से कोई पलायन करता है, प्रदेश जाता है, तो उसका बेटा, बाल बच्चे जो है ना, एक तरह से कहते हैं आज़ाद रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, गाइडेंस की कमी की वजह से। तो मैं पलायन का दर्द कम करूँगा, रोज़गार की संभावनाएं बढ़ाऊँगा, छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग लगा करके खेती बाड़ी में भी आपको बेहतर ट्रेनिंग दे करके एक अच्छा किसान बना करके। कैसे करेंगे? चूंकि आपने कहा कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग कैसे लगे? उसके लिए भी तो आपको पूंजीपतियों की आवश्यकता पड़ेगी। आप तो फैक्ट्री नहीं लगा देंगे। आप तो मेरी मन की बात कर रहे हैं। मतलब एक अच्छा पत्रकार का गुण आप में आ रहा है ना? देखिए, सबसे पहले अगर आप हमसे एक सवाल करें, एजुकेशन का हमने सक्सेस स्टोरी बता दिया, जी जी जी, ठीक है ना? तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा चीज़ हम आपको ये बताते हैं कि मछली पालन में बहुत रोज़गार है, रोज़गार की संभावना है। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में दर्जन भर करके तालाब हैं। जल जीवन हरियाली अभियान नीतीश सरकार की चल रही है, उसके तहत तालाब की खुदाई करवाएंगे। मत्स्य पालन विभाग के पास 50% सब्सिडी का जो है ना एक स्कीम है, उसके तहत आपको हम लोन दिलाएंगे और मछली पालन कराएंगे, बाज़ार में मछली बिचवाएंगे, ठीक है? आपको मछली किसान बनाएंगे। इससे एक गांव में 50 से 100 लोगों को रोज़गार मिलेगा। अभी बकरी पालन का स्कीम आया हुआ है, इससे आपको जोड़ेंगे, ठीक है? दुग्ध पालन का स्कीम है, उससे आपको जोड़ेंगे। हमारे यहाँ सुधा का प्लांट लगवाएंगे, अमूल का प्लांट लगवाएंगे, उसके बाद आपका दूध वहाँ पे बिचवाएंगे, ठीक है? मूढ़ी का प्लांट लगवाएंगे, उसके बाद दालमोट का, इस तरह की चीज़ें हैं। आप किशनगंज की चाय जो है उसको सेल करवाएंगे, ये चीज़ें, कैश क्रॉप लगवाएंगे। इसके अलावा एग्री क्लिनिक का एक मेरा कंसेप्ट है,
मतलब जिस तरह से हम लोग हेल्थ क्लिनिक में जाते हैं ना, उसी तरह से एग्री क्लिनिक खोलेंगे। किसान अपने कितना उपज नहीं, करे, आपने कौन सा विभिन्न फसल आप लगा। क्या करेंगे वो ठीक है साहब। आप पत्रकार हैं, मैं आपको ला करके अभी कहूँगा कि चलिए पत्रकारिता नहीं हो पाई, आप चलिए खेत में काम करिए, तो आप कैसे कर लेंगे? मेरा कहने का मतलब है हमारे यहाँ के मजदूर पंजाब दिल्ली में जा कर के कंबल बुनाई का काम करते हैं, वो कपड़ा बुनाई कर रहे हैं, आप आकर के उनको मत्स्य पालन में लगाएंगे तो वो करेगा क्या? कैसे आप इसको संभालेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। जी जी, उसको कैसे ट्रेंड करेंगे आप? एज ए विधायक आपकी कुछ मतलब एक्सपर्टीज है या नहीं, कैसे आप कर पाएंगे? देखिए, आपका अभी सीमित दायरा है, दायरा भी सीमित है आपका। नहीं, दायरा सीमित एक विधायक का हो सकता है, हसन जावेद का नहीं है। यस, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, हर चौक चौराहे में इसकी ज़रूरत है, हर गांव में इसकी ज़रूरत है। हम इसमें अगर आपको ट्रेन देते हैं, हमारे दर्जनों इंजीनियर साथी हैं, अगर हम आपको 1 महीने की इस तरह की अगर ट्रेनिंग देते हैं तो बताइए कि आप दुकान खोलने के काबिल होंगे या नहीं होंगे? आपको लोन की ज़रूरत होगी, गांव से सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आपको पूंजी उपलब्ध कराएंगे और आपका धंधा चलवाएंगे। ठीक है ना। इस तरह का काम हम करेंगे आपसी सहयोग से। ये चीज़ है, ये आइडिया है। एक और सवाल है आपसे कि चूंकि बहादुरगंज की बात चल रही है और आए दिन लोगों में चर्चाएं होती रहती है, खास करके जो आम लोग हैं हम। हाँ, इस सवाल के साथ और एक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग जी, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी उद्योग, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग देती है, फाइनेंस करती है, बाज़ार उपलब्ध कराती है। बस आपको अपना प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। हमारे यहाँ झल्लो, सिकिया, तामा, काशी का तामा, झाड़ू, सारी चीज़ें बिक सकती है। आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई तो कीजिए। कोई विधायक तो इनको पता ही नहीं कि बांस से बने सामान प्रगति मैदान दिल्ली में बिक सकता है तो पटना के गांधी मैदान में बिक सकता है। ये सब चीज़ें तो पता ही नहीं है। ये तो पता हमको है, हम बाज़ार में जाते हैं तब जा कर के हम। चलिए, नई नई उपलब्धि है। और मेरा ये कहना है साहब कि बहादुरगंज की चली है। हाँ, तो बहादुरगंज के बारे में अक्सर चाय के दुकानों में, गांव देहातों में इस तरह की बातें चल रही है कि बहादुरगंज में दबंगई हावी है। अच्छा। आप चाहे वो LRP चौक की बात करें, हाँ, चाहे आप कहीं की भी बात करें, कमीशन उगाही की जाती है, चाहे कहीं वो ओवरलोडिंग के नाम पर हो, या आप थाना में जाएं या फिर आप प्रखंड कार्यालय में जाएं, तो अक्सर लोगों में ये बातें होती रहती है कि यहाँ जो है दबंगई हावी है। हाँ। कमीशन वसूला जाता है। तो आप एज ए विधायक जब आप आएंगे क्षेत्र में तो आपको इन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप उस दबंगई का सामना कर पाएंगे? एक पत्रकार को तो पूरी जिंदगी भर दबंगों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। दबंगों से कोई नहीं डरता, तो वो पत्रकार ही डरता, पुलिस भी डरती है। ठीक है। तो अब आप सोचिए कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ऑफिसेस में जो करप्शन है उसको एक पत्रकार ही दूर कर सकता है, बस एक खबर के जरिए। जी, पत्रकार जब आप हमसे कहेंगे, तो अगर आप हमारे वोटर हैं, आप कहेंगे कि विधायक जी वहाँ गए थे, हमारा काम नहीं हुआ, पासपोर्ट वेरिफिकेशन का 3000 ले लिया, तो हम उसको फ़ोन करेंगे। उसके बाद वो सर ना सर करेगा ना, कुछ नहीं, खबर चलाओ, अपने आप वो नाश्ता रहेगा। तो करप्शन को तो ऐसे दूर किया जा सकता है। दूसरा विधायक होगा ना, पता है वो क्या करेगा? SHO साहब, थोड़ा सा कमीशन हमको भी भेज दीजिएगा। जी, इसी बात हसन को लालच नहीं है, हसन बदलाव के समर्थक है, वो बदलाव लाना चाहता है, यही सोच। और हम आपको जो गवर्नेंस देंगे मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू देंगे कि हम कहीं रहें, आप अपना मैसेज कीजिए हसन को, हसन उसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है ना। आप फेसबुक पर लिखे, व्हाट्सएप पर लिखे, ट्विटर पर लिखे, जो भी सोशल टूल्स है हमको टैग कीजिए, बाकी का काम हम करेंगे। ठीक है ना। और करप्शन जहाँ है ये तो हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। जो लोग जो खून के आंसू रोते हैं, गरीब गुरबा, जो लोग जिनको पेंशन, राशन, किरासन नहीं मिलता है, उनको तो एम्पावर करेंगे हम, और वो DM SP को खुद से कॉल लगाएंगे। यही चीज़ हम आपको देने के लिए आए हैं। ठीक है। बिजली, सड़क, पानी ये आपको मिलेगी, लेकिन उसके अलावा क्या मिलेगी, जिसको कहते हैं नॉन मटेरियल डेवलपमेंट। मतलब सोच बदलो, नज़रिया बदलो, देश बदलेगा। ये चीज़ हम आपको देने के लिए आए हैं। ठीक है ना सर। चलिए, अंतिम सवाल अब आपसे इस इंटरव्यू के आखिरी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि पत्रकारिता जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और कहा जाता है कि देश का ये चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। तो खास करके जो लोग पत्रकार हैं, पत्रकार लोगों पर लोग ये लांछन जरूर लगाते हैं कि आप मेरा आवाज़ नहीं उठाए, आप कहीं जा कर के ये हो गए, बिक गए।
लेकिन पत्रकारों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। आज एक पत्रकार अगर पत्रकारिता करे और वो फुल्ली ईमानदारी से रहे तो उसका पेट नहीं चल रहा है। हाँ, सच वो बात। परेशान हो रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं करता, कि उसका कोई नाम नहीं होता, वो दूसरे को चमकाता है लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं। आप एज ए पत्रकार, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, और अगर जाकर के विधायक बनते हैं तो आप ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पत्रकारों के लिए क्या प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे? बिल्कुल, हम अपनी बिरादरी के लिए सबसे मुखर होंगे। और उनको जो पेंशन स्कीम है ना, वो तो है ही। जो प्रखंड के पत्रकार हैं, जो एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार हैं, इनका बड़े पैमाने पर शोषण होता है। इनका तो एटलीस्ट हम सैलरी फिक्सेशन कराएंगे, 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, ये फिक्सेशन कराएंगे। पीआईबी से उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे मेरा है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से उनका एक एसोसिएशन रहेगा, संबंध रहेगा, और उनकी सैलरी जो अकाउंट है, डिटेल्स है, वो चेक करवाएंगे और उनको सैलरी दिलवाएंगे। ये हमारा आज का नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आप बोल दिए, और इस बात के लिए हम आपका जो है ना थैंकफुल हैं। ये चीज़ हम तो करवाएंगे, और ये पूरे बिहार के लिए करवाएंगे। इसके लिए जो है ना एक विधेयक लाएंगे, विधानसभा में विधेयक लाएंगे कि मीडिया कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्टर को खुद कहेंगे कि ये चीज़ कीजिए। और बहुत मनमानी भी लोग करते हैं पत्रकारिता के आड़ में। तो हर जगह आइडेंटिफाई होगा, डीएम जाए, एमएलए जाए, एमपी जाए, उनकी खबरें उनको करनी ही पड़ेगी। आप अगर पैसे नहीं देते हैं तो कुछ अखबार वाले खबरें नहीं छापते हैं, बोले बाहर से जमोगे नहीं। ऐसा नहीं है। जो भी माननीय आएंगे, जो भी अधिकारी आएंगे, जो भी स्कीम है, जो भी डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है, सारी खबरें आपको लगानी पड़ेगी, तब जा कर के हम आपका जो है ना हक की लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन इसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित से मुराद ये है कि डिस्ट्रिक्ट में आपका डाटा रहेगा। डीएम अगर इधर आता है, एमएलए इधर आता है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आप उनकी खबरें लेंगे। उद्घाटन भी खबरें होंगी, विवाद की भी खबरें होंगी, दुख और सुख की भी खबरें होंगी, और इनके मुद्दे विधानसभा में उठेंगे। इनका दुख दर्द दूर करने की कोशिश होगी। यह सच है, पत्रकारिता एक थैंकलेस जॉब है। हम लोग कुछ करें ना करें, आरोप तो आप लोग लगाते ही रहते हैं। और ये सच है, हम दावे के साथ कह सकते, जिंदगी में किसी का 1 टका नहीं लिए इस पेशे में। फिर भी लोग बहुत कुछ, फेसबुक में तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं जिसका जवाब नहीं है, लेकिन अब तक बर्दाश्त करते हैं। हम लोग कितना काम करते हैं, कोई चीज़ नहीं। हाँ, आप एक उपलब्धि की बात कर रहे थे, आपको हसन जावेद ने डिजिटल ब्लड बैंक दिया है, ठीक है ना? डिजिटल ब्लड बैंक हसन जावेद ने दिया है, या हसन जावेद के दोस्तों ने दिया है। आज किसी को 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आप पोस्ट कीजिए खबर सीमांचल में, बहुत सारे मददगार साथी आते हैं। अब तक 100 में 100 केस जो है ना सक्सेस रहा है। ये आपको कोई एमएलए नहीं दे सकता। यहाँ गरीब मरे या अमीर मरे, उनके लिए भी दुआएं खैर होती है। एक समानता, हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, सबके लिए एक समानता का भाव है। और एक चीज़ चलते चलते हम ये चीज़ कहना चाहेंगे, पत्रकारिता वाले तो बात हो गई, उनके हक के लिए हम लड़ेंगे, ठीक है ना? और ख़ास करके जो क्षेत्रीय पत्रकारिता है, पत्रकार है, उनके लिए लड़ेंगे। हमारे इलाके में खास करके बहादुरगंज क्षेत्र में माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ फेयरनेस है। इस चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं। और वो जिन इलाकों में रहते हैं, उन इलाकों में जानबूझ करके विकास नहीं किया गया है, ठीक है? लोग, हमारे माननीय विधायक ये समझते हैं कि वो बीजेपी का क्षेत्र है, हम विकास करके भी क्या करेंगे, वोट नहीं मिलने वाला। ये चीज़ हम ख़त्म करेंगे। उनमें भाईचारगी को बढ़ावा देंगे और एक विश्वास बहाली करेंगे। और उनके क्षेत्र जो महरूम है विकास से, उसी स्पेशल योजना से हम उसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न, जब आपने बोल ही दिया है, तो उसी तबके में एक बहुत SC ST के लेवल में आपको आदिवासियों का नाम आता है, मुसहर लोगों का नाम आता है। जो लोग, क्या होता है कि अक्सर आप देखेंगे कि ये जो शराबबंदी से पहले अक्सर गांव में जो आदिवासी महिलाएं थी, वो शराब बना करके बेच करके अपना पेट पालती थी। और जब से शराबबंदी हुई है तो उन लोगों का वो धंधा चौपट हो गया है। और जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जिसको कोई देखने वाला नहीं, उसको उठा करके जेल में डाल देगा। आज भी बहुत सारे लोग मतलब सर रहे हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। जो लोग, उनके लिए क्या योजना है, आप ये कहना नहीं, मेरा प्रश्न इसमें बहुत घातक प्रश्न है। मेरा ये कहना है कि जो अमीरों के बच्चे आज भी, चूंकि हम लोग इस नेपाल और इंडिया बॉर्डर पर हैं, आज भी शराब पीकर आप जाकर के देखें, नाचते हुए मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं चौक चौराहे पर। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक जो गरीब था, वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था, आज वो जेल में सड़ रहा है साहब, उसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। आप ऐसे तबका के लिए क्या करेंगे कि इनका कुछ स्तर अच्छा हो, या कुछ अच्छा धंधा कर सके, इज्जत से जी सके? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जी, कि हमारे यहाँ के बच्चे नवोदय में नहीं जाते हैं, सिमलतला में नहीं जाते हैं,
और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव जो इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन नहीं होता। उसके लिए हम कोचिंग फैसिलिटी देना चाहते हैं, हम खुद भी क्लास लेना चाहते हैं। SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको हम स्पेशली तैयार करेंगे। एक तो उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले और जितना वो आगे बढ़ेंगे उनको देखते हुए मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी आगे बढ़ेंगे कि उनका बच्चा आगे बढ़ा तो उन्हें एक तो पढ़ाई की ये व्यवस्था करने के लिए हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात, उनके साथ हमेशा इनजस्टिस होता है। इस चीज़ को जो है ना, एट्रोसिटीज़ होते हैं, इनजस्टिस नहीं, एट्रोसिटी, इस चीज़ को कम करेंगे, उनको सिक्योरिटी का भाव दिलाएंगे। बाकी जीविकापार्जन का जो मामला है, देखिए ये बहुत कलाकार लोग होते हैं, क्योंकि मैं बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ठीक है, उड़ीसा में रहा हूँ, मध्य प्रदेश में रहा हूँ, झाबुआ वगैरह में, तो ये बहुत कलाकार लोग होते हैं, आर्टिशियन होते हैं, ठीक है ना। हैंडीक्राफ्ट से जो रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जैसे फूल बनाना, कुल्ला बनाना, ये चीज़ बनाना इनको आता है। सही बात। तो इनको हम ट्रेनिंग दे करके इनके घर में ये सब प्रोडक्ट बनवाएंगे। बहादुरगंज में इस तरह का ये करेंगे। अब जैसे आप जाइएगा समेसर हाट, वहाँ एक दुकान आपको मिलेगा, उस तरह का दुकान आपको हम इंडिया में कहीं नहीं देखे हैं। खुरपी, पसनी, कोदाल, कचिया, तलवार, चाकू, सब कुछ मिलेगा, हर जगह लगभग है। इस तरह की चीज़ें उनसे बनवाएंगे, इस तरह के आउटलेट में बिचवाएंगे। हम इस तरह का दर्जनों आउटलेट चलवा सकते हैं। कितनी बिक्री होगी उससे उनका ये करेंगे। शराबबंदी से उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन आगे वो अच्छी बेहतर ज़िंदगी जिए, शिक्षा के साथ रहे, हॉस्पिटल मिले, दवाई मिले, सारी सुविधाएं जो मेजॉरिटी को मिल रही है, उनके गांव में पानी की सुविधा हो, सड़कों की सुविधा हो, ये सारी चीज़ें हम बराबर, कोई जाति की भावना नहीं, एक साथ सब एक तरफ से करते जाएंगे। बहुत। लेकिन चचरी पुल से आपको छुटकारा दिलाएंगे, नदी कटाव से छुटकारा दिलाएंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा आपके बच्चे गरो करे बस सर्विस आपको देंगे। टेरागाछ के बच्चे बहादुरगंज में पढ़ने के लिए आ सकते हैं, सुबह उठे और बस में चढ़े, आई कार्ड दिखाए और यहाँ आ जाए। एक्सप्रेस वे देंगे, टेरागाछ टू बहादुरगंज, बहादुरगंज टू बीबीगंज, ये एक्सप्रेस वे से जोड़ेंगे हम आपको, ठीक है ना। एक एक्सप्रेस वे का नाम जहान अली मस्तान साहब के नाम से होगा, जी। जो हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर हैं, उनको सम्मान अब तक नहीं मिल पाया, बिल्कुल। ये चीज़ हम देना चाहते हैं। बाकी दूसरे का नाम लोगों के इससे होगा, ठीक है ना। ये हमारी एक सोच है। चलिए, बहुत तो हम चाहते हैं कि लोग सहयोग करें। कोई बातें अगर बुरी लगी तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारी कुछ बातें अच्छी लगे तो उस पर विचार कीजिएगा, ताकि टिकट की बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे खबर सीमांचल के संस्थापक महोदय हमारे हसन जावेद भाई, और हम उम्मीद करते हैं इनके बेहतर भविष्य के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें कामयाबी मिले। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संतोष जी, संतोष कुमार चौधरी जी। आज इन्होंने नया हथियार आजमाया है। अब अगर इनकी दिल लगे तो इनके लिए खबर बिल्कुल आज से आप मुझे खबर सीमांचल के पत्रकार के रूप में जानेंगे।